आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पता है बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए इकाई 7 जंतुओं में पोषण लेकर आई हूँ। और पता है बच्चों, आपको इस इकाई में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, आपको इस इकाई में कुछ निम्नलिखित बिंदु पढ़ने होंगे, जो हैं पोषण की आवश्यकता, भोजन में अंतर्ग्रहण की विधियाँ, मानव में पाचन, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, अमीबा, हाइड्रा आदि सूक्ष्म जीवों में पाचन। तो अब देखिए बच्चों, एक एक करके इन सभी बिंदुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। हम सब ने अपने घर अथवा आसपास में पाए जाने वाले सभी जीवों को बढ़ते हुए देखा है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं, कि प्रत्येक जीव को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हुए अवश्य देखा होगा। जंतु अपने से छोटे जंतुओं को, कीड़ों मकोड़ों को तथा कुछ अन्य जंतु घास या अन्य छोटे पौधों को, फल फूल पत्तियों आदि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो बच्चों, पोषण की परिभाषा क्या हुई? पोषण को हम एक लाइन में कैसे जानेंगे? जीवों द्वारा, देखिए इसको, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, आखिर पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, देखते हैं। मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आपने अनुभव किया होगा बच्चों कि जब आप लगातार कई घंटे तक कार्य करते हैं अथवा पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो आपको थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों? यानी जब आप बहुत देर तक कुछ काम करते हैं, खेलना है, पढ़ना है या दौड़ना है, कुछ भी करते हैं, तो हमें क्या होता है? थकावट महसूस होती है। यह आपने महसूस किया ही होगा बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जियां, फल इत्यादि ग्रहण करते हैं। हमें अपने भोजन के माध्यम से सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से प्रोटीन, घी से वसा, फल सब्जियों से विटामिन। दरअसल ये सभी जटिल अवयव यौगिक हैं, जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता है। इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में खंडित करना तथा पाचन योग्य बनाना आवश्यक है। जटिल एवं घुलनशील
जटिल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पाचन की परिभाषा निकल कर आई है। पाचन की परिभाषा क्या हुई कि जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये आपकी पाचन की परिभाषा हो गई। अब इस प्रकार पोषण प्रक्रिया के दो भाग हैं। पोषण प्रक्रिया के कितने भाग हैं? दो। नंबर 1, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना अथवा अंतर्ग्रहण करना, और दूसरा है पाचन। जो अभी तक पढ़ा है वो सब क्या? अंतर्ग्रहण था। क्या था? अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण के बाद जो है वो भोजन का पाचन शुरू होता है। तो देखते हैं बच्चों, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ। भोजन की अंतर्ग्रहण की कितनी विधियाँ हैं? सभी जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो देखते हैं बच्चों। एक मिनट। हाँ, तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं। भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ। आप जानते हैं कि मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। यानी आपने देखा होगा, सबसे पहले आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे जो अपने घर में खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, या फल सैलेड, या कुछ भी हम खाते हैं, बिस्किट चॉकलेट या कुछ भी खाते हैं, तो सबसे पहले हम मुंह में उसको डालते हैं। ये हो गया अंतर्ग्रहण हो गया। तो अंतर्ग्रहण की क्रिया कहाँ होती है? मुख में होती है। आइए अपने आसपास अन्य जंतुओं को देखते हैं, अवलोकन करते हैं। चींटी, जैसे चींटी, मक्खी, केंचुआ, गौरैया, मेढक आदि में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? अर्थात ये सब भोजन का अंतर्ग्रहण किस तरह से करते हैं। क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं? जैसे मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। टिड्डे के पैने मुखांग तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नलिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? जैसे टिड्डे के पैने मुखांग होते हैं तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नलिका समान संरचना होती है, जो भोजन को ग्रहण करने में मदद करती है। तो इसी प्रकार आगे देखिए बच्चों, सरीसृप वर्ग के जंतु जैसे छिपकली। सरीसृप क्या है? अब आप कहेंगे सरीसृप क्या है? सरीसृप मतलब जो रेंग कर ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जो रेंग कर चलते हैं, वो सरीसृप वर्ग में आते हैं। जैसे छिपकली, देखिए छिपकली, सांप, इस छिपकली के बारे में बताया गया है। इसमें छिपकली के दांत मोड़े नुकीले होते हैं। छिपकली तो घरों में अक्सर आपने देखी ही होगी, और जब छिपकली शिकार करती है तब भी आपने देखा होगा। कोई भी बारिश के समय में अक्सर छिपकलियाँ ज़्यादा शिकार करती हैं। कोई भी कीड़े को देख के दौड़ कर जाती हैं और उसको निगल लेती हैं। इनमें छिपकलियों में क्या होता है? दांत मुड़े तथा नुकीले होते हैं। इनमें चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये भोजन को पूरा निगल लेते हैं। इनमें चबाने का कोई काम ही नहीं होता, इसलिए चबाने वाले दांत नहीं होते हैं। स्तनधारियों के दांत काटने, फाड़ने, चबाने के अनुरूप होते हैं। पक्षियों में क्या है बच्चों? पक्षियों में दांतों की जगह पर क्या होती है? चोंच। अब चोंच की आकृतियाँ अलग अलग होती हैं, जो दाना चुगने, शिकार पकड़ने और फाड़ने के काम आती हैं। कुछ पक्षी जैसे बाज, चील के पंजे पैने तथा मजबूत होते हैं। कैसे? पैने और तथा मजबूत होते हैं, जो भोजन को पकड़ने में सहायता देते हैं। इसके अलावा बच्चों, ऐसे जंतु जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि अमीबा है, अमीबा पैरामीशियम आदि है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण
पादावा द्वारा होता है और हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा को तो आपने देखा होगा, इसका निश्चित आकार नहीं होता, अपना आकार चेंज करता रहता है और जो आउट ग्रोथ होती है वो पादाप कहलाते हैं। अभी आगे चित्र में बताएंगे। तो उन्हीं पादापों के द्वारा यानी कूटपाद भी बोलते हैं उसको, कूटपादों के द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ उससे गति भी करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए इस भोजन का पाचन कैसे होता है? अभी तो बात चल रही थी कि जंतुओं के द्वारा भोजन कैसे ग्रहण किया जाता। अब भोजन तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अब उस भोजन का क्या होगा, कैसे पाचन होगा और कैसे हमें एनर्जी प्राप्त होगी, तो इसी को आगे देखते हैं बच्चों। तो आइए जानें कि अंतर्ग्रहण के पश्चात, यानी अंतर्ग्रहण मीन्स हमने भोजन को कर लिया है, भोजन को ग्रहण कर लिया है और ग्रहण करके चबाकर अब ये जो आमाशय में इकट्ठा हो गया है। अब इस आमाशय में जो भोजन इकट्ठा हुआ है उसका पाचन कैसे होता है ये देखिए बच्चों। तो अंतर्ग्रहण के पश्चात पाचन कार्य किस प्रकार संपन्न होता है, यहाँ पर हम मनुष्य में होने वाली पाचन क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। यानी मनुष्य में तो आप अच्छे से समझ सकेंगे, ये आपके अंदर की ही क्रिया बताई जा रही है बच्चों कि आप भोजन खाते हैं आप, और भोजन खाकर भोजन किस प्रकार से पचता है और क्या क्या उसमें क्रियाएं होती हैं वो देखते हैं। तो मानव में पाचन, तो सबसे पहले आप बच्चों इस चित्र को देखें। इस चित्र को देखिए। ये क्या है? मानव का पाचन तंत्र है। ये मानव का पाचन तंत्र है। जहाँ से हमने भोजन का अंतर्ग्रहण किया है ये है मुख से अंतर्ग्रहण करने के बाद मुखगुहा में आता है और मुखगुहा में भोजन को दांतों की सहायता से अच्छे से चबाते हैं। इसके और मुख के ऊपर नासा द्वार भी है, नासा गुहा भी है। इसके बाद आइए मुख गुहा से लेकर यहाँ से लेकर ये पूरा जो है एंड पॉइंट तक ये आपकी आहार नाल कहलाती है। सबसे पहले तो यही बात आपको जानना है कि मुख गुहा से स्टार्ट होकर जो गुदा तक होती है इसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। आहार नाल शुरुआत होती है मुख से, इसके बाद में मुख के बाद मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद जब भोजन निगल करके इस भोजन निगलते हैं तो इस नलिका से गुजरता है, इसे कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? आमाशय में। ये आपको थैले समान संरचना दिख रही है, इसे आमाशय कहते हैं। आमाशय में लगभग 3-4 घंटे तक भोजन रुकता है, क्योंकि आमाशय की दीवार के द्वारा अलग अलग प्रकार की गतियाँ होती हैं जिससे कि भोजन का मंथन होता है, और मंथन मिक्स होता है भोजन अच्छे से उन गतियों के द्वारा। इसके बाद 3-4 घंटे यानी भोजन जब अच्छी तरह से मथ जाता है तो फिर भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ये जो आपको दिख रही है ये छोटी आंत है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन हो चुकता है, सभी पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, और इसके बाद में ये बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत से होता हुआ फिर ये गुदा से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों हाँ एक बात और है, यहाँ पर छोटी आंत तक पूरा पाचन हो चुकता है, बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पाचक ग्रंथियाँ भी हैं, जैसे यकृत जो है पाचन में बहुत मदद करती है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा अब आप यहाँ पर ये जो पित्ताशय है यकृत के नीचे जो दिख रहा है वो क्या है? पित्ताशय है। तो
एक मिनट बच्चों ज़रा। हाँ, तो पित्ताशय है। इसके अलावा यहाँ पर आपका अग्न्याशय भी है। क्या है? अग्न्याशय। आमाशय के नीचे अग्न्याशय भी है, जो अभी यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वाइट कलर के ही है। तो ये चित्र आपका पूरा हो गया है। इसके बारे में देखिए क्या है। मनुष्य में मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल। आहार नाल। अब मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, मलद्वार, गुदा या मलद्वार। आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। ये सारे आहार नाल के ही भाग हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्न प्रकार से होता है। आगे देखिए बच्चों, मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। जैसे आप खाना खाते हैं, आपने खाना का एक बाइट लिया और उसको अच्छे से मुंह में डाल के अच्छे से दांतों की सहायता से अच्छे से चबाया, ठीक है ना। तो वही है ना, भोजन को तोड़ा और चबाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। और ये तो बच्चों आपने देखा ही होगा, क्योंकि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो कभी कभी आप मुंह खोल के भी देखते हैं, मुंह के अंदर के पार्ट भी देखते हैं कि हमारी टंग कैसी है, हमारे दांत कैसे हैं, हमारे दांत साफ हैं या गंदे हैं, इस तरह के देखते हैं। तो तब जब आप देखते हैं तो आपने पाया होगा कि आपके दांत हैं जो अलग अलग प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। आगे के दांत का शेप अलग होता है, फिर इसके बाद और 2 दांत होते हैं, उनका शेप अलग, अंदर के दांत का शेप अलग होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये दांत आपके मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक। नंबर 1 कृंतक। कृंतक से मीन्स होता है इंसीजर, इन इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, जो किसके लिए होते हैं? काटने का कार्य करते हैं। जो सामने वाले दांत होते हैं, आपने देखा होगा 2 दांत बिल्कुल सामने होते हैं, ऊपर के 2 दांत और 2 दांत नीचे के, और इसका काम क्या होता है? काटने का। जैसे आप रोटी भी खाते हैं तो सबसे पहले आगे के दांत से ही काटते हैं, ना कि पीछे के दांतों से। और इसी तरह से आप बिस्किट खाते हैं तो भी बिस्किट चॉकलेट जो भी खाते हैं तो आगे के दांतों से ही काटते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आपके आगे के दांत, जिसका नाम है कृंतक या इंसीजर, उनका कार्य है काटने का। अब देखिए दो दांत। अब इंसीजर दांत के बाद में जो दांत होते हैं उनका नाम है रत्नक, यानी उनका इंग्लिश नेम है केनाइन, और केनाइन का काम होता है फाड़ने का, ठीक है ना। आप गन्ना चूसते हैं, गन्ना आदि खाते हैं तो आप केनाइन दांतों की सहायता से ही गन्ने को फाड़ने का काम करते हैं। नंबर 3 है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। नंबर 4 है चवर्णक, इनका काम भी पीसना और चबाना है। तो बच्चों आप समझें कि आपके दांत जो हैं 4 प्रकार के होते हैं और इनका नाम है, हिंदी नेम है कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो आप कृंतक और रत्नक को अच्छे से याद करिए। बाकी अग्रचवर्णक और चवर्णक के कार्य एक समान होते हैं, कृंतक और रत्नक के कार्य थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे हम दांतों के चित्र को भी बताएंगे। कुछ और भी जाने बच्चों। दांतों की ऊपरी परत एनामल कहलाती है। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम भाग है। यह मुख्य कैल्शियम एनामिल नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। कैल्शियम जो है यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो अपने शरीर का जो सबसे कठोर पार्ट क्या होता है? एनेमल। क्या होता है? एनेमल। और ये किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है।
आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले ये दांतों का चित्र देखिए जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था, दांतों के प्रकार और उनकी कार। ये देखिए, ये दांतों जो आपके मुंह के अंदर दांत हैं ना, उनका चित्र दिया है। अभी तक तो आपने दांत के शेप या आकार देखे हैं, आप इनके नाम भी देखेंगे। देखिए सबसे आगे जो दांत होते हैं वो ये हैं आपके, सबसे पहला नंबर है कृंतक और फिर है रदनक, आगे चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, कृंतक मीन्स क्या होता है, काटने के लिए होते हैं। कृंतक दांत का कार्य है काटना। ठीक है, और रदनक का कार्य है फाड़ना, कृंतक का कार्य है काटना, और ये आपके रहे रदनक का कार्य है, कृंतक का कार्य काटना होता है, रदनक का कार्य है फाड़ना, और अग्र चवर्णक का कार्य चबाने और पीसने का होता है। तो ये तो आपके दांत रहे, ये कृंतक हो गए, और रदनक ये दो इधर दो साइड भी हैं। इसके अतिरिक्त ये आपके अग्र चवर्णक और ये चवर्णक हो गए। तो दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है। जो भोजन आप दांतों द्वारा काटते चबाते हैं उसमें क्या होता है, लार भी मिलती है। जो मुंह में लार ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, मुंह में होती हैं, और जिससे लार के मिल जाने से क्या होता है, भोजन चिकना और लसलसा होता है, लसलसा हो जाता है, जिससे निगलने में आसानी होती है। क्या आपने अनुभव किया है कि रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने से वह मीठी लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने पर मीठी क्यों लगने लगती है, इसका कारण देखिए, लार में टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन। इसको आप याद रखिए कि सपोज कोई पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो आप बताएंगे कि लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। यह लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है, इसीलिए चबाने पर रोटी हमें मीठी लगने लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल की ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ, स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, मुंह से शुरू होता है। स्टार्च का पाचन मुंह से शुरू होता है, लेकिन ग्रास नली आदि में कोई भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। आमाशय की दीवार से, अब ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। भोजन को निगला आपने और ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आया, अब ग्रास नली से कहाँ आएगा, आमाशय में। यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। इट मीन्स भोजन यहाँ पर 3-4 घंटे तक रुकता है। आमाशय की दीवारों से, यानी आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है। आमाशय की दीवारों से कौन सा रस निकलता है, आमाशयी रस निकलता है, जिसे जठर रस कहते हैं, जो पाचन में मदद करता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एवं श्लेष्म पाया जाता है। अब आमाशयी रस से जो एंजाइम निकले हैं उसका पाचन में बहुत बड़ा कार्य होता है, जो आगे देखेंगे बच्चों। एक मिनट, हाँ, पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। जो आमाशय से रस निकला है उसमें से ये भी एंजाइम होते हैं। पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन, और रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है क्या कार्य करता है, आमाशय में
पाए जाने वाले जठर रस और HCl अम्ल निकलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मेनली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? भोजन के माध्यम को, जो आपने खाना खाया है उसको अम्लीय बना देता है। भोजन में और दूसरा कार्य है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। यानी कि जो आमाशयी रस से एंजाइम और HCl निकला है उसके निम्नलिखित कार्य हैं। HCl का क्या कार्य है? नंबर 1 भोजन को अम्लीय बना देना और नंबर 2 है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देना और नंबर 3 है भोजन को सड़ने से बचाना। ये HCl अम्ल के कार्य हैं। आगे देखिए बच्चों, आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। आपने देखा कि अभी आमाशय में ये सब हो रहा था, भोजन का पाचन हो रहा था, लगभग 3-4 घंटे तक भोजन आमाशय में रहा। अब आमाशय से भोजन 3-4 घंटे बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से, मैंने चित्र में बताया था, यकृत बताया था, यकृत के नीचे एक छोटी सी संरचना बताई थी, उसे क्या कहते हैं? पित्ताशय, जिसमें पित्तरस इकट्ठा होता है। तो वही बोला है, यहाँ पर छोटी आंत में जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुँचते हैं, यानी भोजन में मिल जाते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन हो जाता है। इस प्रकार छोटी आंत की प्रथम भाग में ही भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। इसके फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ कंप्लीट हो जाता है बच्चों? छोटी आंत के प्रथम भाग में। आगे देखिए बच्चों कि अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। अब भोजन जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। इसकी अंतिम भाग में क्या होता है? अंदर का संरचना कैसी होती है? छोटी आंत की अंतिम भाग की संरचना कैसी होती है? उसकी दीवारों पर उंगली लाइक की तरह से उभार पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण। विलाई के द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। पोषक तत्व के बारे में तो आप जानते ही हैं। पोषक तत्व 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आपने बोला, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, इसके अलावा खनिज लवण भी होते हैं। तो इनका अवशोषण जो है छोटी आंत की अंतिम भाग के द्वारा हो जाता है। यह अब आगे देखिए बच्चों, अवशोषण के बाद, यानी अवशोषण क्रिया पूरी हो चुकी थी, अब इसके बाद क्या होता है? अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और जैविक क्रियाओं के चलाने हेतु किया जाता है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा शरीर की वृद्धि और जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहलाती है। अब भोजन का उपयोगी भाग, भोजन का अनुपयोगी यानी बेकार भाग, अब भोजन का पाचन पूरा हो गया और जितने भी उसके पोषक तत्व थे वो छोटी आंत के अंतिम भाग के द्वारा अवशोषित हो गए। अब क्या बचा भोजन में? जो आपने खाना खाया था उसमें अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। बेकार की चीज़ें बची उसमें, जो आपके शरीर के लिए अनुपयोगी है, अर्थात अनुपयोगी चीज़ को क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं। तो अब इस अनुपयोगी चीज़ को क्या करते हैं? यह अनुपयोगी चीज़ बड़ी आंत में पहुंचता है और यहाँ पर कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में। यहाँ पर इसमें से अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? किसी अन्य पोषक तत्व का पाचन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और बचा हुआ अवशिष्ट भोजन अर्धठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदाद्वार द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। तो बहिक्षेपण किसे कहते हैं बच्चों?
पाचन के उपरांत बचे हुए अनुपयोगी भाग को समय समय पर गुदामार्ग के द्वारा बाहर निकाल देने की क्रिया को ही बहिक्षेपण कहते हैं। तो अब हम पाचन को जरा फ्लोचार्ट से समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए, सबसे पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई थी पाचन में? अंतर्ग्रहण। सबसे पहले आपने खाना खाया था, इसके बाद खाना खाया, जो आमाशय में खाना पहुंचा तो पाचन क्रिया शुरू हुई। पाचन के बाद जब भोजन आपका अच्छे से पच गया तो अब अवशोषण, फिर स्वर्गीकरण और बाद में बहिक्षेपण। आगे देखिए बच्चों, ये तालिका दी है, तालिका में क्या दिया है? अंग दिए हैं और पाचक रस, भोजन के अवयव, पचने के बाद भोजन का सरलतम रूप। मुखगुहा से क्या निकलता है? टाइलिन, जैसे बताया था, मुखगुहा से टाइलिन एंजाइम निकलता है। टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? सॉरी, टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ये माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में बदल देता है। अब आइए नंबर दूसरा, ग्रास नली। ग्रास नली जो नली का लाइक स्ट्रक्चर था, आपने देखा था, तो उसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। नंबर तीसरा है, नंबर थर्ड है आमाशय। आमाशय में देखिए, बताया था मैंने कि जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस निकलता है और वो जठर रस में जो भी एंजाइम होते हैं और HCl अम्ल होता है, वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन दूध और पॉलीपेप्टाइड आदि का किस में बदल जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, और दूध दही में बदल जाता है। अब देखिए बच्चों, छोटी आंत। छोटी आंत में क्या है? पित्तरस और अग्न्याशय रस निकलते हैं। छोटी आंत में पित्तरस, कहने का मतलब है जब छोटी आंत से खाना गुजरता है तो वहाँ पर पित्तरस और अग्न्याशय रस मिल जाते हैं। पित्तरस पित्ताशय से, अग्न्याशय रस अग्न्याशय से निकलते हैं। अब दोनों रस ये मिल जाते हैं तो भोजन में किसका पाचन करते हैं? वसा का, प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च और माल्टोज। आगे देखिए, ये बदल किस में जाते हैं? माल्टोज में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? माल्टोज, और आपके अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। यानी क्या मतलब है? प्रोटीन जो बदलेगा अमीनो, प्रोटीन और सरल रूप में बदल जाता है अमीनो अम्ल में, और वसा किस में बदल जाता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। स्टार्च और माल्टोज जो होता है माल्टोज में बदल जाता है। स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज में। अब 5th नंबर पर क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में जैसा कि आपको बताया था मैंने कि बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। गुदामार्ग। 6 नंबर क्या है? गुदामार्ग। गुदामार्ग में क्या होता है? अस्थायी रूप से अपशिष्ट और अपचे हुए, यानी अस्थायी रूप से बेकार और बिना पचे हुए भोज्य पदार्थों का संग्रह और बहिक्षेपण, यानी बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है। आइए बच्चों, अब अगला पॉइंट जो है वो है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अभी तक तो आपने मानव में पाचन देखा, लेकिन अब आप जानवरों में भी पाचन देखेंगे, और ऐसे जानवर जो घास खाते हैं। क्या आपने शाकाहारी जंतुओं जैसे गाय, भैंस आदि को भोजन ग्रहण करते हुए देखा है कभी? ये जंतु पहले घास आदि को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद में आमाशय का ये भाग क्या कहलाता है? रुमेन, अर्थात जहाँ पर ये जानवर जल्दी जल्दी खाना खा के इकट्ठा करते हैं, उस भाग को, आमाशय के उस भाग को रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। जल्दी जल्दी खाया हुआ भोजन होता है तो पूरा पाचन कहाँ से होगा? तो आंशिक ही होता है थोड़ा।
इसे जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जुगाल, आंशिक पाचन को जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इसे चबाते हैं। तभी आपने अक्सर कर इन जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा। चबाने का यह प्रक्रम रोमंथन कहलाता है और ऐसे जंतु रोमेंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। कहने का मतलब है सब बच्चों ने लगभग गाय भैंस तो देखी होगी अपने आसपास, अपने घर में नहीं होती है लेकिन आसपास में तो मिल ही जाती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जंतु जो होते हैं गाय भैंस जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, जल्दी जल्दी से चारा आदि खा लेते हैं और स्टमक में इकट्ठा कर लेते हैं और इस आमाशय के जिस भाग में ये इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं? रूमेन। रूमेन में क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। इसके बाद में ये रूमेन से छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुंह में लाते हैं और इसे फिर अच्छे से चबाते रहते हैं। अक्सर कर इसीलिए ये जंतु जो होते हैं लगातार मुंह चलाते हुए दिखते हैं और चबाने का यह प्रक्रम रोमेंथम या ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट जंतु कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए गाय है, गाय चारा खा रही है और या इसका स्टमक है। अब चारा खा के, ये चारा ग्रीन इसने खाया है, घास ग्रीन खाई है और यहाँ पर इकट्ठी हो गई है जिसे कहते हैं रूमेन। इस आमाशय के इस पार्ट को कहते हैं रूमेन। फिर यहाँ रूमेन से ही पिंडकों के रूप में वापस मुंह में लाते हैं चबाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार इनका पाचन कंप्लीट होता है। दरअसल आगे देखिए बच्चों, दरअसल गाय भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है। क्या होता है? घास। और घास में सेलुलोज बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता, सेलुलोज का पाचन आसानी से नहीं होता है। रोमिनेंट्स में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है। रोमिनेंट्स जंतुओं में क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती है उसके बीच में एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं और भोजन के सेलुलोज का पाचन सीकम में ही होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन है कि जंतुओं में यानी घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है? बताइए। अभी बताया है। तो सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में। कहाँ होता है? सीकम में। लेकिन हाँ, ये हम लोगों में नहीं होती है, अंधनाल या फिर सीकम मनुष्यों में नहीं होती है क्योंकि हम लोग घास नहीं खाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी उन जंतुओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया जिसमें पाचन तंत्र अच्छी तरह से विकसित पाया जाता है। किंतु बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनमें कोई भी पाचन अंग विकसित नहीं पाया जाता है। फिर इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब इन जंतुओं में पाचन अंग विकसित नहीं होते हैं तो इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे संभव हो पाता है? तो बच्चों आगे देखते हैं इस प्रश्न का जवाब। अमीबा एवं हाइड्रा में पाचन क्या होता है? अमीबा में क्या होता है? अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जंतु। अमीबा के बारे में तो आप पढ़ते ही रहते हैं, बीच बीच में बताती ही रहती हूँ मैं। तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है, जलाशय आदि में पाया जाता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है। हाँ, हम कह सकते हैं अमीबा का एक निश्चित आकार नहीं होता है, ये अपने आकार को बदलते रहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, अमीबा का चित्र देख रहे हैं। ये अमीबा जो है अंतर्ग्रहण कर रहा है, भोजन को लेने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर भोजन आया और भोजन का अंतर्ग्रहण जो किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा। ये जो आउटग्रोथ दिख रही है इसे कूटपाद कहते हैं, पादा भी बोल सकते हैं।
ठीक है बच्चों। तो इस स्थिति में भोजन इसके पास आया और दूसरी स्थिति में इसने अपने पादाप को और बढ़ा दिया। तीसरी स्थिति में क्या होता है कि भोजन को अपने पादापों यानी कुटपाद के द्वारा घेर लिया। और जब भोजन को इस तरह घेर लेते हैं तो इसकी अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है खुल जाती है और भोजन को इसके बॉडी के अंदर ये ले लेता है। तो देखिए बच्चों, इसके बारे में देखते हैं कि अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक उंगली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जैसा कि अभी आपने इसमें चित्र में देखा है ना, ये सब उंगली के समान है ना, इसी को कहते हैं उंगली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पादाप। यह अमीबा को गति करने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो पादाप का क्या काम है बच्चों? पादाप को हम कुटपाद भी बोलते हैं। इनका क्या कार्य है? इनके दो कार्य होते हैं। नंबर एक गति में सहायता करते हैं, यानी अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मदद करते हैं और साथ ही साथ भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। अब अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, जैसे इसमें क्या है, उसे एहसास हुआ कि हमारे यहाँ पर भोजन है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। अब खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। वापस से पादाप खत्म हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उसे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और पचा हुआ खाद्य पदार्थ जो है धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। यानी भोजन का कार्य ही ये है। भोजन, देखिए, भोजन की ज़रूरत ही इसीलिए होती है कि भोजन से हमें एनर्जी मिले और उस एनर्जी का उपयोग हम शरीर को चलाने और बाहरी क्रियाकलाप को करने के लिए उपयोग कर सकें। अब देखिए बच्चों, बचा हुआ भोजन जो है उसका क्या होता है? फिर बचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? अवशिष्ट पदार्थ खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। हाइड्रा नामक जंतु में मुख स्पर्शांक से घिरा होता है। यानी हाइड्रा जो होता है, जैसे ये है हाइड्रा में स्पर्शांकों द्वारा भोजन ग्रहण करने का ये डायग्राम दिया है। ये हाइड्रा की जो दिख रहे हैं ये स्पर्शांक है। क्या स्पर्शांक? ये भी स्पर्शांकों का काम क्या है? गति करना और भोजन को पकड़ना, ये दो कार्य हैं इसके। वही इसमें कहा गया है कि हाइड्रा नामक जंतु में मुख जो है, ये यहाँ मुख है और मुख जो है स्पर्शांकों के द्वारा घेरा होता है। इससे देह हुआ और विकसित, इसमें क्या होता है, देह हुआ और विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते। हाइड्रा में विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं मनुष्य या जानवरों की तरह, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शांक की सहायता से भोजन मुख द्वारा अंदर आ जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन हो जाता है। यानी स्पर्शांकों के द्वारा क्या होता है, भोजन जो है हाइड्रा के अंदर आ जाता है मुख गुहा से। हाँ, आगे देखिए बच्चों, अंदर आ जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन जब हो जाता है, जब भोजन जो है हाइड्रा के अंदर आ जाता है, हाइड्रा की बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसका फिर पाचन होता है। इस प्रकार हमने क्या जाना, इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक जैसा होता है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं, यानी और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार का
इसी ऊर्जा का प्रयोग जंतु अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए करता है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। पाचन का मीन्स यही होता है, आधार ही यही होता है कि भोजन का ग्रहण करना और उसका पाचन होना। पाचन के उपरांत पाचन में होता क्या है कि जटिल खाद्य पदार्थ, जटिल अघुलनशील जो पदार्थ होते हैं उसे सरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है और सरल तथा घुलनशील अवस्था में, जिससे कि वो भोजन का पोषक तत्वों का अच्छी से अवशोषण हो सके। और पाचन के उपरांत जो ऊर्जा बनती है उसका उपयोग जंतु के शरीर की सभी एक्टिविटीज़ के लिए और बाहरी क्रियाकलापों के लिए प्रयोग होती है। यानी भोजन के पाचन का मुख्य जो उद्देश्य था ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा बच्चों, आगे हम देखते हैं। यानी चैप्टर पर आधारित होता है और ये इसमें जो कुछ खास पॉइंट होते हैं उसको ये दे देते हैं। पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों सम्मिलित हैं। पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण की भिन्न भिन्न विधियाँ होती हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। कहाँ होता है? आहार नाल में। आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है और एंड गुदा में होता है। अब आहार नाल के विभिन्न भागों में अलग अलग पाचक रसों का स्रावण होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आगे देखिए बच्चों, पाचन प्रक्रिया छोटी आंत के प्रथम भाग में पूरी हो जाती है, जबकि अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट है, अवशोषण के बाद पचा हुआ भोजन शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। यानी अवशोषण के बाद पचा हुआ भोजन शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। बचा हुआ अवशिष्ट भोजन मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण। घास खाने वाले जंतुओं में सीकम पाया जाता है, जहाँ सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है बच्चों? सीकम में। सूक्ष्म जीव अमीबा में पादाप भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं और हाइड्रा स्पर्शांकों द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, आज का लेसन ये ख़त्म होता है और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी। और अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हों तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों।